हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 12th क्लास के लेसन वैश्वीकरण पढ़ रहे थे। भारत और वैश्वीकरण वाला जो लेसन है ये आप पढ़ रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जो वैश्वीकरण के जो प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, यानी कि इसके जो माध्यम हैं वो कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपने अगर अभी तक हमारे सेंट स्टीफन स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर से ऑन करें। इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टेड वीडियो। तो शुरू करें भारत और वैश्वीकरण। सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने वाले तत्व है। इसमें फर्स्ट है, आप देखेंगे सूचनात्मक सेवाएं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसमें फर्स्ट आप देखते हैं और पढ़ते हैं, वो पाते हैं, वो क्या पाते हैं, इंटरनेट व ईमेल से सूचनाओं का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति से सूचनाओं को जनतांत्रिक बना दिया है, विचारों और धारणाओं का आदान प्रदान आसान होना, सूचना तकनीकी के विस्तार से डिजिटल क्रांति आई है, वही विषम डिजिटल दरार भी उत्पन्न हुई है। विकसित, अर्धविकसित और कुछ विकासशील देशों ने सूचनाओं पर राज्य का नियंत्रण है। अन्य सेवाएं कौन से हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल है जैसे CNN, BBC, अल जजीरा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, इन्होंने भी वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भारत और वैश्वीकरण के प्रभाव आपने पढ़े थे। अब इसमें आप आगे पढ़ेंगे, इसी में भारत पर जो संघात्मक व्यवस्था है इस पर किस प्रकार से आप इसका प्रभाव देखते हैं। यहाँ से पढ़ रहे थे अपन, इसी जगह से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये लाल लाइन से मैंने निशान किया था, मैंने पिछले वाली वीडियो से यहाँ छोड़ा था, तो यहीं से आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपन। यदि भारतीय राज्य आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो सुधारात्मक हस्तक्षेप शुरू किए बिना दो स्तरीय प्रणाली को नहीं लाया जा सकता। एक तरफ अग्रिम राज्य व्यापक विकास कर सकते हैं, तो वहीं पिछड़े हुए जो राज्य है वो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहेंगे। केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं अपितु शासन पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक प्रभाव की वजह से भी सहायता पर उनको केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे सहकारी वित्तीय संघवाद, ये सारी बातें। संघवाद का मार्गदर्शन का सिद्धांत असमान राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए जाए। क्षेत्रीय असमानता एक इकाई को आपसी सौदेबाजी की शक्ति पर प्रभाव डालती है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कारकों की सौदेबाजी पर भी प्रभाव डालती है। इन कारकों की आबादी से सामाजिक और आर्थिक साझेदारी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। एक प्रक्रिया के रूप में वैश्वीकरण का जितना ही पुराना है उतनी ही हमारी सभ्यता है। एक तरफ आप देखते हैं कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, वैश्वीकरण से भारत शुरू से जुड़ा रहा है। भारत शुरू से वैश्वीकरण से प्रभावित रहा। सिंधु घाटी सभ्यता से आप देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बेबीलोन से क्या करते थे? व्यापार करते थे। मिस्र से उनके संबंध थे। मिस्र के देशों से वो क्या है, वस्तुओं और मसालों को आदान प्रदान करते थे। तो हमारा जो भारत देश है उसका तो क्या है, शुरू से ही क्या है, विश्व के सभी देशों से क्या रहे हैं, संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। शुरू से ही भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। और आज भी क्या है, भारत इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम भारत आज भी उसी पद्धति पर, उसी बातों को आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहा है। वैश्वीकरण की जो दूसरी प्रक्रिया है इसमें आप देखते हैं, यद्यपि पिछले 2 दशकों में यह प्रवृत्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। दुनिया की सभी देशों की राजनीतिक और प्रशासनिक, विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव है। भारत की इस प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गई है। जब भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में वित्तीय संकट के दौर में विश्व के अन्य देशों के सामने खोलनी पड़ी थी। स्वतंत्र भारत की
संघीय परियोजना एक तरफ औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित है तो दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण की बाध्यताओं और चुनौतियों के लिए प्रति सक्रियता भी है। संविधान निर्माताओं को ये अपेक्षाएं थी कि उनके द्वारा प्रदान किया गया संस्थागत ढांचा देश की जटिल विषमताओं और राष्ट्र की निर्माण की चुनौतियों को निपटाने के लिए सफलतापूर्वक रह सकेगा। भारतीय संघ में एक तरफ आप देखते हैं, भारतीय संघ में एक तरफ बहुलवाद और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति विद्यमान है तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र का प्रवृत्तियों भी मौजूद है। प्रवृत्तियों मतलब है कि अधिकतर जो विषय दिए गए, अधिकतर जो शक्तियां प्राप्त है भारत में जो अधिक शक्तियां प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? वो केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां दी गई है बजाय राज्यों की। वैसे तो भारतीय संविधान इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य संसाधनों का विभाजन इस प्रकार से करे कि उनका विकेंद्रीकरण हो सके, केंद्रीकरण न हो, उनका क्या हो? विकेंद्रीकरण हो। संसाधनों का राज्य क्या करे? विकेंद्रीकरण करे, केंद्रीकरण नहीं करे, विकेंद्रीकरण करे। लेकिन दूसरी तरफ आप बात करते हैं तो केंद्र संघवाद, जो केंद्रवाद है उसकी प्रवृत्तियां उनमें मौजूद है, यानी कि अधिकतर शक्तियां, पावर जो किसको दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है, संसद को दी गई है। हमारी संसद को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है बजाय राज्य विधानमंडलों के। इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों का सह अस्तित्व भारत के संघवाद को अर्धसंघवाद बनाता है। यही क्या है? इन्हीं प्रवृत्तियों कारण क्या है? भारत इन्हीं प्रवृत्तियों मतलब विशेषताओं के कारण ही क्या भारत का संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक संविधान बनता है, क्योंकि इसमें क्या है? राज्यों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है लेकिन पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। सारी शक्तियां, अधिकतर शक्तियां, पावर जो किसको दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ती है, एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। राज्यों के बीच बढ़ती हुई अंतर्क्रिया और अंतर्निर्भरता इसी के तथ्य हैं। वैश्वीकरण को एक विश्वव्यापी प्रवाह के रूप में समझा जाना चाहिए जो विश्वव्यापी जुड़ाव से उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी प्रवाह के उदाहरण है विश्व के एक हिस्से के विचार का दूसरे हिस्से में पहुंचना, पूंजी का एक से अधिक देशों में जाना, वस्तुओं का विभिन्न देशों में पहुंचना और फिर बेहतर आजीविका की तलाश में विश्व के विभिन्न देशों में लोगों की आवाजाही होना। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। वैश्वीकरण ने विश्व को एक छोटे से गांव के रूप में बदल दिया है। वैश्वीकरण विश्व को एक छोटे से गांव के रूप में गांव का रूप दे दिया गया, क्योंकि विश्व के दूर दूर तक फैले देशों के लोग अब अपने को एक दूसरे के निकट महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है जैसे कि वे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को बलवंती करने के लिए प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। बढ़ते संचार साधनों, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सारे विश्व को एक समग्र इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया। यातायात और संचार व्यवस्था में हुई वृद्धि से आज पूरा विश्व एक बाजार स्थल यानी कि व्यापक क्षेत्र बन गया है। यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आज अपने स्थानीय बाजार में अमेरिकी अथवा न्यूजीलैंड के कीवी फल खरीद सकते हैं। इस प्रकार के उत्पादक देशों से अन्य देशों के बाजारों तक वस्तुओं का एक प्रवाह वैश्वीकरण का एक अंग है। वस्तुओं और सेवाओं का यह मुक्त प्रवाह एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं में, प्रदेशों में हर समय बना रहता है। हाँ, इसमें अगर सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? किसी भी देश की जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको लेने से मना कर सकती है। जैसे अभी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा था, भारत के प्रधानमंत्री, चाइना के जो वस्तुएं हैं, चाइना के जो प्रोडक्ट है उनको लेने से, उनको खरीदने से मना किया है। तो भारत सरकार चाहे, यानी कि भारत चाहे तो क्या कर सकता है? किसी भी देश की सेवाओं और वस्तुओं को लेने से इनकार कर सकता है। हालांकि ये क्या है? वैश्वीकरण को प्रभावित करती है, वैश्वीकरण को प्रभावित करती है।
आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी भी देश की जो सेवाएं और वस्तुएं उनको लेने से इनकार करें, लेकिन आप चाहें भारत सरकार जो भी किसी भी देश की सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, इनमें प्रतिबंध लगा सकती है। हिमाचल प्रदेश के सेब, गुजरात और महाराष्ट्र के संतरे उत्तरी पूर्वी राज्यों तक पहुंचते हैं, परंतु यही जब 2 या 2 से अधिक संप्रभु राष्ट्रीय राज्यों के मध्य मुक्त रूप से होता है तब इस प्रवृत्ति को वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। इस प्रकार जो देश अन्य देशों की तुलना में अधिक सस्ती और बेहतर तकनीकी युक्त कार का उत्पादन कर सकता है तो वह विश्व के सभी देशों में अपना वह निर्मित कार का निर्यात कर सकता है। इस प्रकार जिन देशों ने कंप्यूटर का उत्पादन नहीं होता है तो वहाँ वह उन कंप्यूटर उन देशों को वो पहुँचा सकते हैं। उन्हें सस्ते और बेहतर कंप्यूटर उत्पादन करने वाले देश निर्यात कर सकते हैं। इससे कहा जा सकता है कि एक देश की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त होने वाला सर्वाधिक लाभ है। वैश्वीकरण का इस रूप में बताया जा सकता है कि जब देश का माल उत्पादन करते हैं और उस माल को पूरे विश्व के बाज़ारों में बेचने के लिए दूसरे देशों की प्रतियोगिता करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विनिवेश में पूंजी में वृद्धि कहते हैं। आज चीन के जो उत्पाद है, चीन के जो प्रोडक्ट है, चीन के जो सामान आते हैं, पूरी दुनिया के पूरी दुनिया के बाज़ारों पर अपना नियंत्रण वो कर चुके हैं। ऐसा क्यों है? देखो, चाइना जो है, चाइना के जो उत्पाद है, चाइना के जो प्रोडक्ट है, चाइना ग्राहक की नीड को समझता है। लोगों की जो उनकी जो आवश्यकता है उन पर ध्यान रखता है कि उन लोगों को क्या चाहिए। वो उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन ऐसी चीज़ों और ऐसे उत्पादों, ऐसे प्रोडक्ट्स का उत्पादनों को बढ़ाता है जिससे क्या है, बाज़ारों में उनमें से बाढ़ सी आ जाती है जो उसे अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा में मददगार साबित होता है। लोग कस्टमर का, चाइना का जो बाज़ार है वो क्या कस्टमर का विशेष रूप से ध्यान रखता है, कस्टमर को क्या पसंद है। हमारे बाज़ार क्या है, हमें कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या है बस जो बनाया है उसका पैसा मिल जाए, वो सब उससे मतलब नहीं है। एक राष्ट्र यह निर्णय कैसे ले कि उसे क्या उत्पादित करना है, ये प्राकृतिक देन भी हो सकता है, जैसे भूगोल या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और जलवायु भी ये हो सकता है। जैसे किसी देश को किसी खास चीज़ के उत्पादन में लंबे समय से विशिष्टता प्राप्त हो, जैसे भारत बासमती चावल उत्पादन का वर्षा के क्षेत्र में, जिसमें देश के पास कुछ उत्पादित करने की योग्यताएं होती है तो कुछ प्रतिस्पर्धा कहलाती है। मुख्य स्पर्धा क्या है? एक ऐसा आधारभूत तत्व जो किसी विशेष क्षेत्र या कौशल के विवरण में विशेषता अथवा योग्यता स्थापित करता है। इसलिए वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार ये है कि सभी राष्ट्र केंद्रीय क्षमताओं को विकसित करेंगे और ऐसी चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिससे वे वो निपुण हो। जैसे स्पर्धा देश के भीतर और दूसरे देशों के साथ दोनों देशों को सक्षम बनाया जा सके। प्रयास के बावजूद भी यहाँ माल और सेवाओं का आवागमन पर विशेष रूप से अवरुद्ध लगा रहता है। वैश्वीकरण का लोक संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज किसी भी देश का गीत संगीत विश्व के हर कोने में सुना जा सकता है। इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि इससे विशिष्ट राष्ट्रीय संगीत को प्रदूषित कर दिया है। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में लोक संस्कृति के प्रसार को बढ़ाया है, परंतु इसके आंचलिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में भी रुकावट आई है। पाश्चात्य व विदेशी संस्कृतियों का वर्चस्व बढ़ा है। पॉप कल्चर ने शास्त्रीय संगीत परंपरा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। लोकवाद्यों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों के आ जाने से संगीत की सुरगम्यता और उनकी तारगम्यता पर भी प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति के अंधाधुनीकरण के परंपरागत
सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, इसमें इनके खान पान और पहनावे पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। सामाजिक मूल्यों पर है वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको समझते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन ऑन सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज जो हमारे सामाजिक मूल्य है उन पर भी इनका क्या प्रभाव पड़ा है। भारत ने वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, परंतु वे सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे युवाओं ने पश्चिमी प्रभाव में आकर मान मर्यादा रीति रिवाज का परित्याग कर दिया है। सामाजिकता के स्थान पर स्वार्थपरकता ने स्थान ले लिया है। व्यक्ति के नैतिक चरित्र में वैश्वीकरण के विभिन्न नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ स्वरूप का ह्रास हुआ है। मूल्यहीनता जैसे बहुलवादी देशों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुई है। वैश्वीकरण का परिणाम क्या है? कंक्लूजन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण का परिणाम क्या निकला है। आज पूरा विश्व एक ही नेटवर्क के दायरे में बंधा हुआ है। एक देश की महत्वपूर्ण घटनाओं का तुरंत प्रभाव अन्य देशों के साथ पड़ता है। वस्तुएं, पूंजी, लोग, ज्ञान, संचार, हथियार, अपराध, फैशन, विचार, विश्वास तेजी से एक देश से दूसरे देश में पहुंचते रहेंगे। वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति के साथ एक वैश्विक व्यवस्था को जन्म दिया है। वैश्वीकरण ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया के रूप में जन आंदोलन तथा पलायन को प्रेरित करता है, जिसका उससे अधिक प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ा है। वैश्वीकरण ने यूरोप व अन्य राज्यों में शरणार्थियों की समस्या को उत्पन्न कर दिया है। 2016 तक 7.4 मिलियन जनसंख्या में से लगभग 60 करोड़ लोग शरणार्थी हैं, जो हर 122वां व्यक्ति शरणार्थी है। 122वां व्यक्ति क्या, विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें से हर 122वां व्यक्ति क्या शरणार्थी है। वैश्वीकरण को हर व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली प्रक्रिया भी माना जाता है। कई आलोचक ये मानते हैं कि वैश्वीकरण केवल कॉर्पोरेट सेक्टर और उद्योगपतियों के हितों को संवर्धित करता है, इसका गरीब वर्ग के हितों से कोई सरोकार नहीं है। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि वैश्वीकरण की मुक्त बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था से दुनिया की जो अपेक्षाएं थी वह आज पूरी नहीं हो सकी है। वैश्वीकरण से प्रभावित संस्थाओं ने गरीब देशों, कामगारों और प्राकृतिक पर्यावरण के हितों की अनदेखी करते हुए केवल कॉर्पोरेट जगत के हितों की ही पूर्ति की है। यह बड़े देश साम्राज्यवाद का एक नवीन रूप है। वैश्वीकरण का ऋण आधारित अर्थव्यवस्था को थोपने के लिए कटिबद्ध है, जिसके कारण ऋण में बेहताशा वृद्धि और ऋण संकट की स्थिति में पैदा हो रही है। वैश्वीकरण की आलोचनाएं क्या होगी? वैश्वीकरण के जो गुण है वो क्या है? वैश्वीकरण से राष्ट्र की आर्थिक स्वायत्तता प्रभावित करने की आशंका रहती है। अर्धविकसित व विकसित देशों की विकसित देशों में पिछलू बनने की संभावना ज़्यादा है। वैश्वीकरण एक राष्ट्र की स्वायत्तता, संप्रभुता और आत्मनिर्भर को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण भारत जैसे विकासशील और अन्य पिछड़े देशों के लिए सवेरे घातक सिद्ध होती है, इस बात को करता है। इसी तरह ये तीसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं, भारत का अमेरिका का ग्राहक स्टेट बनकर रहने की संभावना बनी रहती है। तो ये सारी बातें आपने इस वीडियो में जानी। तो आज आपने इस वीडियो में भारत और वैश्वीकरण वाला जो लेसन है इसको लगभग पूरा पढ़ने का प्रयास किया।
अगले वाले वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है नव सामाजिक चेतना के नाम से अगला वाला लेसन है, तो इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।